जी, तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है, महत्वपूर्ण सूचना है कि आपके हमारे इस ज़ीज़ेन परिवार की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे लाइव हो चुकी है। तो आप प्ले स्टोर के ऊपर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी पुरानी एपीके फ़ाइल है उसे डिलीट करके। एंड आप सभी का बहुत-बहुत आभार कि आपने एक बार सर पे भरोसा जता के एपीके फ़ाइल डाउनलोड की। और हमें पता है कि आपको कितने इश्यूज़ आए हैं, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो या उसके फाइल को डाउनलोड करने के लिए हो, लेकिन आपने जो हम पे भरोसा जताया है, हम यकीन दिलवाते हैं कि आपके उसके एक-एक भरोसे का हम वापस आपको लौटाएँगे। या अब हमारी ड्यूटी है कि हम आपके भरोसे पे कैसे खरा उतरें। हम इसके लिए दिन-रात मेहनत कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एंड जो आपके प्ले स्टोर पे अभी ऐप आई है, उसके ऊपर अभी आने वाले 5 से 7 से 10 दिन के अंदर इस पे काम चल रहा है। आपके 2 या 3 नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दे दूँ, जो आपके लिए भी वो हेल्पफुल रहेंगे। पहला फीचर तो ये होगा कि जब आप उसमें जो आप क्वेश्चन पेपर देने के बाद जब आप सॉल्यूशन देखते हो, तो अभी उसके अंदर कोई फ़िल्टर नहीं आ रहा, लेकिन उसमें एक फ़िल्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है। उससे आप डायरेक्टली देख पाओगे कि आपके करेक्ट कौन से हैं और आपके नोट करेक्ट कौन से हैं। इसके लिए इससे आपको ये सुविधा मिल जाएगी कि आप डायरेक्टली जो आपके नोट करेक्ट हैं उनको उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली जाके उनकी एक्सप्लेनेशन देख पाओगे। फिर आप है ना अपना टाइम है ना उसको सेव कर पाओगे। दूसरा दूसरा फीचर जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो है कि आप जो क्वेश्चंस आपके गलत है आप उन्हें सेव कर पाओगे। सेव करके वो आपका एक फ़ोल्डर बनेगा ऐप के अंदर ही। वो सारे क्वेश्चंस उनमें जाते रहेंगे। जैसे बाद में कभी आपको कुछ कोई चीज़ रिवाइज़ करनी हो या आपको मतलब कोई दोबारा कुछ देखना हो, तो आपको पूरा पेपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली उसके अंदर जाइए जहाँ पे आपका फ़ोल्डर है, उसमें आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को असेस कर पाओगे। एंड तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसके अंदर आप है ना ये देख पाओगे कि कौन से क्वेश्चंस को कौन-सी मतलब ऑप्शंस को कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया। ठीक है, जैसे मान लो एक आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये है, इसको 25% ने किया, इसको 50% ने किया, ऐसे-ऐसे। तो इस फीचर की ये फीचर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका कारण बताता हूँ मैं कि एग्ज़ाम के अंदर 2 चीज़ें होती है। एक तो गलती करना, एक होता है ब्लंडर करना। गलती क्या होती है? गलती तो कोई हो गया, कोई मॉडरेट क्वेश्चन हो गया या हार्ड क्वेश्चन हो गया, वो हमसे गलत हो गया, तो वो उसका इतना दुःख नहीं होता। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईज़ी होते हैं, ठीक है? ईज़ी होते हैं और मतलब बिल्कुल अटेम्प्टेबल होते हैं, वो उन्हें हम अपनी सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर देते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें 90% जनता सही करके आ रही है और सिर्फ हम उसे गलत कर दें, तो वो एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक होती है और ये सिली मिस्टेक आपको इतनी भारी पड़ती है कि ये आपको कट ऑफ से दूर कर देती है। इन क्वेश्चंस में गलती की हुई फिर आप दोबारा रिकवर नहीं कर पाते। ये फीचर अब ये तीसरा जो फीचर है ये आपको कैसे मदद करेगा उसको कम करने में? आप जब आपका कोई क्वेश्चन आप गलत करोगे, आप ऐप के अंदर जाओगे और देखोगे उस क्वेश्चन को। जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर था 2 और 90% जनता ने इस क्वेश्चन को सही किया है और सिर्फ आप थे जिसने मान लो आप 1 या 2% जनता जिसने ये ऑप्शन चूज़ किया। तो आप सोचने पे मजबूर होगे कि मैंने ऐसा क्या गलती की? मैंने मतलब ये सिली मिस्टेक मैंने क्यों की? तो आप बार-बार जब ऐसे करते जाओगे आप यहाँ जितनी भी गलतियाँ करनी है ना, आपको इन टेस्ट में कर लो आप। जो वहाँ पे आपको जो मेन पेपर होगा, जो मई के अंदर आपको जो जून में आपका पेपर होगा, तो आप उसके लिए आपके पास गलतियाँ करना बचे ही ना। वहाँ पे आपके पास गलतियाँ करने का ऑप्शन नहीं है। जितनी भी गलतियाँ करना है, जितना भी आपको सीखना, आप यहीं पे सीख लो गलतियाँ कर करके। ठीक है? तो ये ऑप्शन आपको आपकी सिली मिस्टेक्स एलिमिनेट करने में मदद कर देगा। एंड इसके अलावा बच्चों के हमारे पास कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर का क्या? तो करंट अफेयर का मैं बता दूं आपको कि आप अभी जहां से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अपना वहां से पढ़ते रहिए। लाइक चाहे न्यूज़पेपर हो गया, चाहे पीआईबी हो गया, जो भी हो गया। लेकिन हम आपके लिए मार्च के अंदर या मार्च मिड मार्च में या मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के स्टार्टिंग के अंदर हम आपके लिए करंट की पीडीएफ लेके आएंगे। हमारा मकसद ये है कि जो करंट की लेके आए तो यहीं क्लासरूम में आपको करवा के उससे रटवा के ख़त्म करें उसको ताकि आपके पास टाइम बचे आपका पहला पेपर करने के लिए। ये एक चीज आप और ध्यान में रखना कि जो यहाँ से आपको टाइम बचे ना उसको आप अपने पहले पेपर के अंदर इन्वेस्ट करें। आप किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक के अंदर पीएचडी करने मत बैठना। आपका काम है कि आप ये जो पेपर है ना, आपका मेन टारगेट अभी क्या है, ये पेपर पास करना। हम जब स्टूडेंट होते हैं, हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है या कोई हमारी इंटरेस्ट की चीज़ आती है, तो हमारी ये नेचुरल मतलब साइकोलॉजी है कि हम उसको और ज़्यादा जानना चाहते हैं।
हम अपनी पूरी जिंदगी भर हम स्टूडेंट बने रह सकते हैं लेकिन कैंडिडेट नहीं। आपका जो सुकरात था, सोक्रेट्स था, वो बोला जाता है वाइजेस्ट ऑफ ऑल, भाई सबसे ज्यादा उसको नॉलेज थी, सबसे ज्यादा समझदार था, वो भी बोलता था कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अपने स्टूडेंट बने रह सकते हैं हम, जिंदगी भर अपनी चीजें सीखते रह सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट अपने जिंदगी भर नहीं बने रह सकते। हमारे आपकी सबकी कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उन्हें भी निभाना है। तो हम सीखते रहेंगे, हम हमारा सीखने का काम हमारा जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन अभी अपना मेन टारगेट है कि इस पेपर को कैसे पास करें। उसको पास करने के लिए आपको सभी जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो पेपर 2 का हो चाहे पेपर 1 का हो, उनको आपको मैनेज करना है। आप किसी भी एक सेगमेंट के अंदर फंसेंगे नहीं। फंसना इन द सेंस कि आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगा, आप उसको बैठ के पीएचडी करने लगे, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पेपर 2 का तो हमने इसी तरीके से दिया, आपको डेली के टारगेट दे दिए। ठीक है, तो आप किसी एक टॉपिक पे पीएचडी करने नहीं बैठोगे। ठीक है, आपका कोई कोई टॉपिक अच्छा हो जाएगा, कोई कमजोर हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपको अब एक चीज है कि आप किसी एक टॉपिक में बहुत अच्छा करके भी, मान लो उसके 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाकी जनता 3 करिए तो आप चौथा भी कर लोगे, लेकिन उसके चक्कर में आपके जो इजी टू मॉडरेट अदर क्वेश्चन से, जो अदर सेगमेंट से आ रहे हैं, आप उनको छोड़ दोगे। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो अपने अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, जहां से अपने छोड़ा था कि 51 लोक से संबंधित दी गई विभिन्न शब्दावलियों को उसके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग कर सहमति प्रकट करना। अप्रत्यक्ष सहमति वह संप्रभुता जो समुदाय के पास नहीं है, के पास रही है। निर्धित प्रभुसत्ता सरकार के प्रति खुले रूप से समर्थन देकर सहमति प्रकट करना। प्रत्यक्ष सहमति वह संप्रभुता जो राज्य के पास रहती है। जागृत प्रभुसत्ता expressing consent by using the facilities provided by the government. Tactic consent, the sovereignty that remains with the community. Dormant sovereignty, thus expressing consent by the people openly supporting the government. Explicit consent, the sovereignty that remains with the king. Active sovereignty. ये जो अप्रत्यक्ष सहमति है, इसकी अपने ने कल भी बात की थी कि अगर आप कहीं रोड पे चल रहे हो या सरकार का कोई कानून मान रहे हो, तो वो आपको एक जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसका पूरा मेंबर नहीं बनाता, वो सिर्फ आपकी एक टैक्टिक कंसेंट होती है। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को उपयोग कर सहमति प्रकट करना, ये होती है आपकी अप्रत्यक्ष सहमति। तो फिर प्रत्यक्ष सहमति क्या होती है? प्रत्यक्ष सहमति होती है सरकार के प्रति खुले रूप से समर्थन देके उसको सहमति प्रकट करना, ये होती है आपकी प्रत्यक्ष सहमति। ठीक है, तो ए का हो गया 1, सी का हो गया 3, ए का हो गया 1, सी का हो गया 3, तो आपके ऑप्शन बचे 3 4। ठीक है, इन दोनों में से आपके ऑप्शन बचे, तो फिर आप अगला ऑप्शन देखिए, वह संप्रभुता जो समुदाय के पास रही। ठीक है, निर्दिष्ट प्रभुसत्ता, ये बिल्कुल सही है। वह जो सोवरेनिटी जो कम्युनिटी के पास है, जो लोगों के पास रहती है, तो उसे अपने बोलते हैं डोरमेंट सोवरेनिटी या निर्दिष्ट प्रभुसत्ता। और जो सोवरेनिटी राजा के पास रहे उसे अपने बोलते हैं जागृत प्रभुसत्ता या एक्टिव सोवरेनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, सेम ऑर्डर में था ये। जॉन लॉक के शासन पर 2 निबंध और उनके उदारवादी सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉक ने तर्क दिया कि मनुष्य अपने साथ कुछ अपरिहार्य अधिकार लेकर पैदा होता है, जिनके जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति शामिल है, और संपत्ति के अधिकार का आधार व्यक्ति का श्रम है। लोक के सामाजिक समझौते के तहत व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकारों का त्याग संप्रभु के पक्ष में कर देता है ताकि व्यवस्था बनी रहे। लोक ने विधायी और कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन किया और माना कि यदि सरकार न्यास का उल्लंघन करती है तो जनता को विद्रोह करने का नैतिक अधिकार है। अब आप पहली स्टेटमेंट देखिए, पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। जॉन लॉक बेसिकली बोलता क्या था? जॉन लॉक बोलता था कि जो ह्यूमंस है ना, जो मनुष्य है, अपने कुछ नेचुरल राइट्स लेके पैदा होता है। ठीक है, जो राइट उसके बाय बर्थ उसको मिलते हैं, तो उन राइट्स को कोई छीन नहीं सकता। तो फिर मतलब जब स्टेट ऑफ नेचर, तभी तो बोलता है स्टेट ऑफ नेचर वॉज मतलब ब्लिसफुल था, मतलब सब कुछ अच्छा ही थी। तो फिर लोगों ने मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या? कि उन लोगों में, मतलब उन जो स्टेट ऑफ नेचर में जो कानून थे, उन्हें कौन बताएगा कि कौन सा कानून है, कौन उनको एग्जीक्यूट करेगा?
और किसी के बीच में लड़ाई हुई या कुछ भी हुआ, विवाद हुआ, तो कौन उसका निपटारा करेगा। ये एक समस्या थी स्टेट ऑफ नेचर में। उस समस्या के समाधान के लिए उसको मतलब जो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो किया गया। ठीक है, लोक के सामाजिक समझौते के तहत व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकारों का त्याग कर देता है क्या? नहीं, लोक कहता है कि मनुष्य अपने सभी प्राकृतिक अधिकारों को त्याग नहीं करता, वो सिर्फ अपने 3 अधिकारों का त्याग करता है। कौन कौन से? कि जो मतलब उनको लॉ को बनाएगा कौन, ठीक है, उनको लेजिस्लेट कौन करेगा, उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, और कोई विवाद हो जाए तो उनका निपटारा कौन करेगा। ये सिंपल सी लॉ की कहानी थी। तो सिर्फ लॉ के 3 ही अधिकार हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत राज्य को देता है, इनके 3 के अलावा कुछ नहीं देता। तो सभी ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। दूसरा गलत होता है आपकी, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1 2 3। और तीसरी स्टेटमेंट और देख लेते हैं। लोक ने विधायी और कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन किया और माना कि यदि सरकार न्यास का उल्लंघन करती है तो जनता के विद्रोह करने का नैतिक अधिकार है। बिल्कुल सही है। जो लोक का ये ट्रस्ट वाला कंसेप्ट है ना, ये आज भी बिल्कुल वैलिड रहता है। जो अभी आपकी गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो एक ट्रस्ट है, उसके जो ओरिजिनल ट्रस्टी है वो आप लोग हो। तो अगर ये ट्रस्ट आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो आपके पास अधिकार है कि इसे चेंज कर दें। आप चेंज करने का अपने पास अधिकार है, जो अपने एक्सरसाइज करते हैं हर 5 साल बाद इलेक्शन से। होब्स के अनुसार परिवार को विशेष रूप से किस रूप में देखा जाना चाहिए? भावनात्मक संबंधों पर आधारित एक स्वाभाविक संस्था, अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन और परंपरा पर आधारित एक नागरिक व्यक्ति, धार्मिक आदेश द्वारा स्थापित एक देवीय इकाई, केवल रक्त संबंधों द्वारा परिभाषित एक जैविक इकाई। अब मान लो ये आपके पास एक नया क्वेश्चन है, यानी एक ऐसा कंसेप्ट जो आपने कभी पढ़ा नहीं और एग्जाम लाइक कंडीशन में ये आ गया आपके पास। तो आपका सबसे पहला काम होता है कि इसको किसी भी क्वेश्चन जो खास करके आपके कंसेप्ट से आ जाए ना, तो उसको आपको छोड़ के नहीं आना होता। आपको लिटरली उन स्टेटमेंट्स को छोड़ना होता है जहाँ पे आपके फैक्ट्स आ गए, कुछ आ गए जिनको आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इन क्वेश्चंस में आप स्टेटमेंट्स को देख के अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन कि इनमें सबसे पहले आप इन 3 स्टेटमेंट में जो बिल्कुल अगेंस्ट है ना होब्स के, जो उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, वो पढ़ो कौन सी है। तो धार्मिक आदेश द्वारा स्थापित एक देवीय इकाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलता, तो तीसरा काटो। तो 75% आपके पास, मतलब 25% तो आपका ये गया। अब बची आपके 75%। अब इनमें से आपको काटना है। तो भावनात्मक संबंधों पर आधारित एक स्वाभाविक संस्था। अब होब्स ऐसा बंदा था जो मतलब इमोशंस को बहुत कम वैल्यू देता था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, तो इसका काटा। तो फिर इसका आपका आंसर आता है 2। ठीक है, 2 कैसे आता है मैं बताता हूँ। होब्स है ना, होब्स के लिए बेसिकली फैमिली क्या थी? होब्स के लिए फैमिली स्टेट का एक छोटा रूप था। जिस तरीके से स्टेट के अंदर आप जो स्टेट के अंदर जो नागरिक होते हैं वो स्टेट के लॉस को मानते हैं, इन बदले में स्टेट क्या करता है? बदले में स्टेट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो सिमिलरली जो आपके होप्स भाई साहब हैं वो बोलते हैं कि जो स्टेट है, लाइक स्टेट जो फादर होता है, फैमिली का जो हेड होता है, वो अपने बच्चों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है उसके बदले में बच्चे उसका कहना मानते हैं। सेम स्टेट वाला कंसेप्ट। और बाद में होप्स बोलता है जब फादर अपनी ये अथॉरिटी, ये सोवरेनिटी बच्चों के साथ और प्लस अपने जो उसके सर्वेंट्स हैं उनके साथ लाके स्टेट में मिलता है, तभी वो एक स्टेट कंप्लीट होती है। तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव स्वभाव के संदर्भ में होब्स परमानंद या फेलिसिटी को कैसे परिभाषित करता है? ये होब्स का फेलिसिटी है ना, ये होब्स का बहुत फेमस कंसेप्ट है और हर एग्जाम में मतलब बार बार में, चाहे यूजीसी नेट में या किसी भी स्टेट अदर स्टेट पीसीएस के स्कूल लेक्चरर में या असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। निरंतर शांति या मानसिक सुकून की स्थिति, सर्वोच्च भलाई या इच्छाओं की प्राप्ति और पूर्ति के में निरंतर सफलता या तर्क के माध्यम से सभी प्राकृतिक आवेगों को दूर करने की क्षमता। होप्स भाई साहब बोलते हैं कि जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं ना, वो कभी स्टॉप नहीं होती। ह्यूमन माइंड होता है ना, हमेशा मोशन में रहता है। आपकी पहले कोई एक ज़रूरत आई या आपकी कोई एक डिज़ायर आई, आपने सोचा मैं पहले साइकिल ले लूँ, साइकिल की आपने पूरी कर ली तो आपको लगेगा कि मैं बाइक ले लूँ, बाइक का पूरी कर ली तो आपको लगेगा कार ले लूँ, कार ले लिए तो आपको लगेगा मैं हेलीकॉप्टर ले लूँ। तो ह्यूमन माइंड जब तक ह्यूमन जिंदा है ना, उसका माइंड मोशन में रहता है, उसकी अलग अलग डिज़ायर्स आती रहती हैं। तो कभी भी मतलब कभी एक ऐसी लिमिट नहीं आती थी वहाँ पे वो ऐसे बोल दे कि हाँ अब तो परमानंद हो गया अपना,
अब तो अपना सर्वोच्च भलाई है वो अपने ने अचीव कर लिया, अब इसके आगे मेरी को और कोई डिजायर्स नहीं है। ये होप्स भाई साहब ये कभी नहीं बोलते, ठीक है। होप्स के लिए फेलिसिटी का मतलब होता है इच्छाओं की प्राप्ति और पूर्ति में निरंतर सफलता। आपकी जो भी इच्छाएं आ रही हैं आप उन्हें प्राप्त करते जाइए, आप उन्हें मतलब उन्हें और उनमें निरंतर सफलता पाते जाएं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। समम बोनम सर्वोच्च भलाई की अवधारणा पर होब्स का क्या रुख था। ये वो सेम क्वेश्चन है जो अपनों ने पीछे किया, बस उसी में है कि ये उसके लिए होब्स के लिए तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था ग्रेटेस्ट गुड, क्योंकि ग्रेटेस्ट गुड तो वो होता है कि जब उसको रियलाइज कर लिया तो उसके बाद में आपकी कोई डिजायर नहीं बचती, और वो होप्स के लिए ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा 3, ऐसी कोई चीज नहीं जो, क्योंकि जीवन में निरंतर गति और इच्छा रहती है। और होप्स के अनुसार मनुष्य के स्वभाव में झगड़े के 3 प्रमुख कारण क्या है। शक्ति, धन और धर्म, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और यश, भय, अज्ञानता और अंधविश्वास, भूमि, संसाधन और उत्तराधिकार। इनमें से जो होप्स का बेसिक है ना, ये मतलब उठा है उसके स्टेट ऑफ नेचर से, ह्यूमन नेचर से। अब देखो ह्यूमन नेचर बेसिकली होप्स क्या बोलता है कि ह्यूमन माइंड हमेशा मोशन में रहता है, तो उसकी हमेशा डिजायर्स आती रहती हैं। तो जब उसकी डिजायर आएगी और रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं, जब वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसकी डिजायर दिन हर रोज एक नई डिजायर आती रहेगी, तो उसका दूसरे लोगों के साथ क्या होगा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। उस प्रतिस्पर्धा से क्या उपजेगा कि जब उसकी नई डिजायर आएगी, जब वो दूसरे को अपना एनिमी मानने लग जाएगा, तो उससे क्या उपजेगा, अविश्वास। और इसी ये सेम अविश्वास आपके जब अपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे जाके कन्वर्ट होता है सिक्योरिटी डायलेमा में। जब एक राज्य, एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता, ठीक है, और तीसरी वो अब हमेशा एक उनमें अविश्वास रहता है, लेकिन हमेशा उसकी एक चाह रहती है ग्लोरी की, कि मुझे अपने नेबर से उनसे अच्छा बनना है, मुझे ग्लोरी पानी है। तो इसका सही आंसर होगा जो अनुसार मनुष्य के स्वभाव के जो झगड़े के 3 प्रमुख कारण क्या है, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और यश। शक्ति, धन और धर्म। धर्म अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो सबसे पहले ये, तो धर्म के लिए क्या वो 3 प्रमुख वो लड़ता है क्या, स्टेट ऑफ नेचर में कभी भी होप्स बोलता है कि धर्म के लिए लड़ते हैं, नहीं लड़ते। अंधविश्वास वैसे चला गया, भूमि, संसाधन और उत्तराधिकार, आप इन दोनों में से कंफ्यूज हो सकते थे बस, दूसरे ऊपर। इसका आंसर 2 था। निम्नलिखित में कौन सा तुल्यकालिक संप्रेषण, द सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो अब ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन वो होता है कि जिसमें आप रियल टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं। जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप है तो सामने वाला भी ले रहा है कॉल और आप भी कर रहे हो, उसमें टाइम लैग नहीं होता, जो आप बोले उसको तभी उसी टाइम सुनवाई दे। ईमेल में नहीं होता, आप लिखते हो उसके पास भेजते हो, वो देखेगा तब देखेगा। ब्लॉग हो गया, ठीक है, ब्लॉग में भी आप लिखते हो, कब वो पढ़ेगा कब नहीं पढ़ेगा उस पर है, तो ये भी कटा। स्काइप वार्तालाप, ये इसका बिल्कुल सही है, स्काइप वार्तालाप। स्काइप में आप रियल टाइम में वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा। हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज, ये सेम वही है, इसमें रियल टाइम में नहीं होता, तो ये भी गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, जब संप्रेषण किसी नियोजित चैनल के बिना प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहा जाता है। When communication flows without a planned channel, what it is called? चैन कम्युनिकेशन अब किसी भी प्लान चैनल में नहीं होता। आप है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं देखा हो तो उसको क्वेश्चन को मतलब तोड़ने की कोशिश कीजिए। अब प्लान है तो चेन है, तो चेन में तो हमें सभी को पता है कि मतलब प्लान तरीके से चलता है, तो ये तो गया। रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन में हमेशा चेन ऑफ कमांड होती है कि आपने कुछ दिया, लिखा, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, तो दूसरा भी आपका गलत है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी मतलब ये एक तरीके से प्लान बोल सकते हैं, तो ये भी गया, तो आपका आंसर बचता है ये। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन संप्रेषण। रूसो के विचार से संबंधित नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कथनों का चयन कीजिए। रूसो का नागरिक, सामाजिक, नैतिक और सामूहिक प्राणी है। रूसो इससे सार्वजनिक व्यक्ति कहकर संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। रूसो के अनुसार कृत्रिम असमानता प्रभुत्व को जन्म देती है, न्याय की निर्भरता को। स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो दूसरा काटते हैं आपका, दूसरा कटा। इसमें क्यों गलत है इस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले काट लो एलिमिनेट। अगर पहली इंस्टिंक्ट में आपको कुछ मिल रहा है तो उसको वहीं पे काटो।
रूसो जन्म आधारित विशेषाधिकारों का कट्टर विरोधी या क्योंकि सद्गुण विरासत में नहीं मिलते, बिल्कुल सही है। रूसो के अनुसार राज्य में भेद या सम्मान केवल योग्यता, सद्गुण और देशभक्ति पर आधारित होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देशभक्ति की या अपने मतलब जो जनरल विल है, एब्सोल्यूट जनरल विल है, उसकी बात रूसो करता है, तो उससे उस चीज़ से आपसे उससे कनेक्ट कर सकते हो। अब ये आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट को देखो आप। रूसो के अनुसार कृत्रिम असमानता प्रभुत्व को जन्म देती है लेकिन निर्भरता को नहीं। जो रूसो बोलता है कि जो सोसाइटी था, जो नेचुरल सोसाइटी था, उसका फेल होने का कारण या मतलब क्या कारण था उसमें, असमानताएं आनी। असमानताएं कैसे? जब आपके पास मान लो प्रॉपर्टी आई, ठीक है, प्रॉपर्टी आई तो सोसाइटी है वो अपने आप डिवाइड हो गई, किसमें? रिच के अंदर और पुअर के अंदर, ठीक है, इन दोनों में डिवाइड हुई। तो जो पुअर हैं वो रिच पे डिपेंडेंट हो गए अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लिविंग के लिए, ठीक है, और रिच डिपेंडेंट हो गए पुअर पे अपने काम के लिए। तो उनकी डिपेंडेंस कैसे नहीं हुई? ठीक है, तो ये निर्भरता निर्भरता होती है अगर अनुसार कृत्रिम असमानताएं प्रभुत्व को जन्म देती है और न्याय की निर्भरता, तो निर्भरताओं को भी जन्म देती है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत होने के बाद में आपके कट के बच के 3 ऑप्शंस। अब थर्ड ऑप्शन देखो, रूसो जन्म आधारित विशेषाधिकारों का कट्टर विरोधी या क्योंकि सद्गुण विरासत में नहीं मिलती, ये बिल्कुल सही बोलता है। रूसो बोलता है कि राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा, जिसमें योग्यता होगी वो राजा बनेगा। आपका आंसर है 3, 1 3 4। और ये असमानताएं, ये जो ये निर्भरता होना इससे शिफ्ट हो गई, ये रूसो उसको जनरल विल पे कर देता है। जो उसकी डिपेंडेंस है ना, कि वो एक दूसरे के इंसान से उठा के उसको जो डिपेंडेंस है उसको जनरल विल पे कर दो कि तो सभी की विल है। फिर वो अगर जनरल विल पे डिपेंडेंट है तो इंसान अपने आप पे डिपेंडेंट है। रूसो अपने निबंध अ लास्टिंग पीस थ्रू फेडरेशन ऑफ यूरोप में विश्व शांति पर विचार व्यक्त करते हुए मानता है कि बड़े युद्धों को राष्ट्रों को एकजुट कर संघ बनाकर रोका जा सकता है। उसके लिए रूसो द्वारा बताई गई सफलता की शर्तों में निम्न में से कौन सी शर्तें शामिल नहीं हैं? हर महत्वपूर्ण शक्ति का संघ का सदस्य होना आवश्यक होगा, बिल्कुल सही है। संघ द्वारा बनाया गया कानून सलाहकारी होना चाहिए। अगर सलाहकारी होगा तो उसमें मानेगा कौन? ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सलाहकारी नहीं होता, ये बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपने पूछा भी क्या, समझ कौन सी शर्तें शामिल नहीं हैं, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट आंसर होगा। बाकी तीसरे, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट और देख लो आप। राज्य को सामान्य संकल्प का पालन करने के लिए बाध्य करने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर एक चीज देखो आप, अगर आप थर्ड और फोर्थ, अगर थर्ड स्टेटमेंट भी आपको समझ आ रहा है तो भी आप सेकंड स्टेटमेंट गलत कर दोगे। किसी भी सदस्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हर महत्व, अगर मान लो आपने कभी एग्जाम में, मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपने कभी ये पढ़ा नहीं हुआ फेडरेशन का, तो अब आप ये देखो ना, इसमें से ओड वन आउट कौन सी है। ये आपके पास 4 स्टेटमेंट दे दी, 1 मिनट रुको। अब आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दे दी एग्जामिनर ने, ठीक है, और आपको इसके कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन इसमें से एक स्टेटमेंट ओड वन आउट नहीं लग रही है आपको? कैसे? कि सभी शक्ति का संघ का सदस्य होना आवश्यक होगा, सभी को हम मजबूर करेंगे उसका संघ का सदस्य हो। अब थर्ड स्टेटमेंट, राज्यों का सामान्य संकल्प का पालन करने के लिए बाध्य करने में सक्षम होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट देखो, इसमें भी बाध्य कर रहा है, इसमें भी बोल रहा है कि सभी का इसमें मेंबर बनाना है। और फोर्थ स्टेटमेंट देखो, किसी भी सदस्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं होगी। तो मतलब एक तरीके से तीनों स्टेटमेंट में बाध्य कर रहा है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में देखो आप क्या है, कानून सलाहकारी होना चाहिए। तो 3 तो बाध्य कर रहे हैं, दूसरी में बोलते सलाहकारी हो गया, तो अपने आप गलत हो गया। तो इस तरीके से भी आप एक बार सोच सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में अड़ जाओ तो। रूसो द्वारा दी गई तर्क के प्रति विद्रोह की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस में रूसो ने तर्क दिया कि तर्क के प्रति विद्रोह करते हुए कहा कि चिंतनशील मानव एक पतित पशु है, बिल्कुल सही है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था से नागरिक समाज में संक्रमण को मनुष्य के नैतिक पतन के रूप में देखा। रूसो viewed the transition from the state of nature to the civil society as the process of the moral degeneration of the human being, बिल्कुल सही है। रूसो जब नागरिक समाज व राज्य की आलोचना करता है तो वस्तुतः वह तत्कालीन फ्रेंच नागरिक समाज व राज्य की आलोचना करता है, अन्यथा रूसो एक नैतिक एवं आदर्श को प्लेटो की तरह मानव विकास हेतु अप्रिय मानता है। ठीक है, इन तीनों स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। रूसो जब नागरिक समाज का राज्य की आलोचना करता है, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये उसकी बेसिक फिलोसफी से उठा हुआ है। अगला स्टेटमेंट,
रूसो के अनुसार आधुनिक समाज की सबसे बड़ी त्रुटि असमानता है और इस असमानता का मूल कारण निजी संपत्ति का उदय है। बिल्कुल बेसिक से होब्स और रूसो दोनों की विचार में प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी, फिर भी होब्स राज्य के उदय के लिए आत्म संरक्षण के अधिकार, वहीं रूसो निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य निर्माण का आधार मानते हैं। बिल्कुल सही है। नागरिक समाज के उद्देश्य की दृष्टि से रूसो जहां इसे समाज के कुछ लोगों के लिए मानता है, वही होब्स इसे सार्वत्रिक मानता है। बिल्कुल सही। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखो। रूसो क्या बोलता है कि जब उसको स्टेट या सिविल सोसाइटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी लोगों को, क्योंकि जो अमीर लोग थे, जैसे रीजन की डेवलपमेंट हुई, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। तो अब जब प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना स्टार्ट किया तो उनमें एक डर बैठा। डर किस चीज़ का, कि हम अपनी इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे किसी से। तब उन्होंने उनका दिमाग में आया कि हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो इस सबको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वहाँ से इसकी स्टेट की शुरुआत होती है। अब ये दूसरा स्टेटमेंट में जो रूसो है वो क्या बोल रहा है, रूसो निजी संपत्ति की सुरक्षा को राज्य निर्माण का आधार मानते हैं। बिल्कुल सही, ये एक कारण था जिसके राज्य बना था। अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो। नागरिक समाज का उद्देश्य की दृष्टि से रूसो जहां इसे समाज में कुछ लोगों के लिए मानता है। बिल्कुल सही, जो सबसे पहले स्टेट बनी तो इसी के लिए बनी थी कि वो सिर्फ उसके प्रॉपर्टी के, वो करप्ट स्टेट मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन वो उसके प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए तो बनी थी। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर आएगा 62। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई आप इतनी देर। रूसो की सामान्य इच्छा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा को समझने के लिए स्वार्थी प्रवृत्तियों के त्याग के साथ साथ उत्कृष्ट बौद्धिक प्रवृत्तियों का होना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। सामान्य इच्छा का कभी अंत नहीं होता तथा यह कभी भ्रष्ट नहीं होती है। यह अनित्य, परिवर्तनशील तथा पवित्र होती है। परिवर्तनशील, करप्टेड एंड ट्रांजिएंट कभी नहीं होती, ये चेंजेबल। सामान्य इच्छा की गुणात्मक प्रकृति के कारण रूसो को व्यक्तिवाद के साथ साथ सर्वाधिकार व तानाशाही का दार्शनिक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सामान्य इच्छा को सामान्य इच्छा बनाने वाला तत्व उसका अच्छापन है, न कि संख्या। बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये परिवर्तनशील नहीं होती। इसे जो जनरल विल के लिए बोला जाता है कि एब्सोल्यूट होती है, इसको कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें कभी चेंज नहीं कर सकते अपने। इजी क्वेश्चन था ये, इसका आंसर 2 था भाई। निम्नलिखित में कौन रूसो को आधुनिक निरंकुशवाद का संस्थापक मानते हैं। ड्यूगिट इसको बिल्कुल मानता है, हेल्मोन मानता है, वेपर इसको नहीं मानता, एल्फ्रेड कोबोन इसको मानता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 4 आपका 1, 2, 4। ये फैक्ट था, मतलब नॉर्मल आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में किस विचार ने स्वतंत्रता और सामाजिक जीवन में तालमेल बिठाने के लिए आरोपण द्वारा स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया। जो स्वतंत्रता और सामाजिक जीवन में सबसे ज्यादा मतलब जो जिसके बारे में बात करता है ना, तो वो करता है रूसो, ना कि हेगल, ना हेंशा, ना हॉब्स, रूसो। रूसो के संप्रभुता संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथनों का चयन कीजिए। रूसो के संप्रभुता होब्स के संप्रभु की भांति सर्वोच्च, असीमित, अपरिवर्तनीय, अविभाज्य है। अब अगर आपकी ऐसा कई बार होगा, मतलब हर एक एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो पेयर्स के अंदर आते हैं, मतलब किसी एक टॉपिक से आएंगे, वो पेयर्स में होंगे। जो स्टार्टिंग में आपको देगा वो कुछ अलग स्टेटमेंट देगा, दूसरे में जाके उसको वो स्टेटमेंट को चेंज कर देगा, उससे अपोजिट बना देगा। सेम यही किया गया है वहाँ पे। अपने जो 2 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि यह परिवर्तनीय है, यहाँ पे कर दिया है परिवर्तनीय है। तो थोड़ा सा अपने जब अपने एग्जाम में बैठे हों तो अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखें, खुला रखें। सही है। बांधे सर्वोच्च, असीमित, अपरिवर्तनीय, अविभाज्य है। बिल्कुल सही। होब्स जीवन रक्षा हेतु संप्रभु पर कुछ नियंत्रण लगाता है, लेकिन रूसो की सामान्य इच्छा पूर्ण संप्रभुता है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं लगाता। बिल्कुल सही है। होब्स बोलता है कि अगर जो संप्रभु है वो आपकी लाइफ को एंडेंजर करे, आपकी लाइफ के ऊपर कोई खतरा डाले, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। लेकिन रूसो भाई साहब ऐसे कोई भी वो नहीं देता, कोई भी ऐसा स्कोप नहीं देता। वो तो बोलता है कि जनरल विल के पास पावर है कि आपको फोर्स कर सके कि आप फ्री हो सको। तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट बनाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। अब तीसरी स्टेटमेंट है, लोक के भांति रूसो ने भी विधायिका को सर्वोच्च माना, लेकिन जहां लोक की व्यवस्थापिका बहुमत आधारित प्रतिनिधि संस्था है, वही रूसो की विधायिका सभी नागरिकों का प्रत्यक्ष भागीदारी से निर्मित है। तो ये आपका ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। लोक के भांति रूसो ने भी विधायिका को सर्वोच्च माना, लेकिन जहां लोक ने व्यवस्थापिका बहुमत आधारित प्रतिनिधि संस्था,
वहीं रूसो ने विधायिका सभी नागरिकों के प्रत्यक्ष भागीदारी को निर्मित है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। रूसो की अवधारणा अमूर्त सोई से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन की पहचान कीजिए। यह निरपेक्ष है, इसमें किसी से तुलना नहीं होती, इसका लक्ष्य श्रेष्ठता सिद्ध करना और दूसरों के से सम्मान पाना है, यह रचनात्मक और स्वस्थ है, यह गति, करुणा और निर्दोषता को बढ़ावा देता है। रूसो के तो बेसिकली दो कंसेप्ट हैं। एमुर दी सोई, एमुर प्रोप्रे से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो इसको, ये इसका इनके दो कंसेप्ट हैं। ये बोलता है कि ये एमुर दी सोई है ना, ये होता है उसकी स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर में जहां पे मनुष्य के पास सेल्फ प्रिजर्वेशन का तो होता है, लेकिन वो बहुत नोबल होता है, नोबल सेवेज होता है। मतलब उससे अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन का ख्याल है, लेकिन उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, वो बचपन में अगर उसका पेट भरा हुआ है तो अपना खेल रहा है, उसे दूसरे से क्या मतलब है। तो सेम कंडीशन होती है एमुर दे सोई के अंदर। और आपके एमोर प्रोप्रे इसमें क्या होता है, इसमें जब मान लो सिविल सोसाइटी एस्टेब्लिश हो जाती है, जब बंदे के अंदर अपना रीजन आ जाता है, तो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लग जाता है। जब बंदा अपनी इच्छाओं को ऐसे देखे कि उसके उसके उसका घर उससे पड़ोसी के घर से बड़ा है या नहीं है, इन सब से उसके मतलब इच्छाएं डिटरमाइन होने लग जाएं, तो उसे बोलते हैं अपने एमोर प्रोप्रे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। रूसो की अवधारणा अमूर दी होगा यार यहाँ पे। अमूर्त दी सोई से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन की पहचान के अपने को गलत कथन बताना है। यह निरपेक्ष है, इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बिल्कुल सही। ये एब्सोल्यूट है, इसमें किसी भी दूसरे से अपने कंपेयर नहीं करते। आप अपने लाइफ में हो खुश हो, आप अपने आप में हो खुश हो। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखो, इसका लक्ष्य श्रेष्ठता सिद्ध करना है और दूसरों से सम्मान पाना है। ये किसकी होती है, ये अमूर्त दी सोई की नहीं होती, अमूर पोपरे उसकी होती है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है। अपने को बताना भी असंगत है। दूसरा इसके अंदर है, अपने 3 के अंदर है और अपना 4 के अंदर है। अब तीसरी स्टेटमेंट देखो, यह रचनात्मक और स्वस्थ होती है, बिल्कुल सही है। यह गति, करुणा और निर्दोष को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। निर्दोषता को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर केवल 2 होगा, क्या मतलब आंसर केवल 2, ऑप्शन नंबर 3। 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसो के अनुसार समझौता और सहमति के आधार पर जब नागरिक समाज का निर्माण होता है तो स्वतंत्रता और समानता समाप्त होती नहीं, बल्कि पूर्व की भांति बनी रहती है। होती नहीं है, आना था यहाँ पे। होती है, होती नहीं है। ठीक है, बल्कि पूर्व की भांति बनी रहती है, बिल्कुल सही है। रूसो के सामाजिक अनुबंध का अंतिम लक्ष्य मनुष्य की अंतरात्मा को तर्क से ऊपर स्थापित करना, ताकि यह न्यायपूर्ण समाज बन सके। बिल्कुल सही है। तो मतलब रूसो तो ये बोलता है ना कि जब जनरल विल बनाते हैं तो मनुष्य अपनी समानता खोता नहीं है, बल्कि पाता है, क्योंकि वो अपने आप को किसको सरेंडर करा, अपनी इच्छाओं को। जनरल विल है क्या, जनरल विल है कि सभी की इच्छाएं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और रूसो एनलाइटमेंट के अगेंस्ट था। जो आपका एनलाइटमेंट आई थी उसमें रीजन को डोमिनेंस दिया गया था। रूसो इसके बिल्कुल रीजन के बिल्कुल खिलाफ था। ये रूसो बोलता था कि जब रीजन आया ना ह्यूमंस में, मतलब मनुष्य के अंदर, तब उसने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया, करप्ट कर दिया। तो रूसो इसके बिल्कुल खिलाफ था। और अंतिम लक्ष्य मनुष्य के अंतरात्मा को तर्क से ऊपर स्थापित करना था। तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपके कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। जेएस मिल के संदर्भ में असंगत कथन है। मिल मतदाताओं की शैक्षणिक योग्यता व महिला मताधिकार का समर्थन था, बिल्कुल सही है बात है भाई साहब। समाज में विषमताओं का मूल कारण मिल ने पूंजीवाद अवस्था को माना। इस पे आते हैं अपने। मिल के अनुसार समान अधिकार, सार्वजनिक मताधिकार, जनतंत्र एवं आजादी शर्तपूर्ण अधिकार है, बिल्कुल सही है। इसके लिए तो इसको रेलुकेंट डेमोक्रेट बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा बोलता है कि लिबर्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप फ्री में सभी को बांट दो। लिबर्टी पाने के लिए आपके पास कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, आपको उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो मतलब अपने
जिनको प्रेजेंट में अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं या अविकसित देश हैं, उस टाइम इनको जैसे इंडिया वगैरह हो गए, इनको ये मतलब ये नहीं मानता था कि वहाँ पे लिबर्टी आनी चाहिए या वहाँ पे जनतंत्र आना चाहिए। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी सही है। अपने को असंगत फाइंड आउट करना है तो तीसरी सही है अपनी। जेएस मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार सहभागिता व सक्षमता सिद्धांत पर आधारित होती है। अकॉर्डिंग टू द जेएस मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कॉम्पिटेंस। बिल्कुल सही है। अब मान लो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट, इन तीनों स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है आपको, तो वैसे भी आप इसको सेकंड स्टेटमेंट कर सकते थे। लेकिन अगर आपको ये पूंजीवाद अवस्था को, ये समाज में इक्वालिटी इनइक्वालिटी का कारण पूंजीवाद अवस्था को नहीं मानता था, ठीक है, ये मानता था कि जो इनइक्वालिटी आती है वो लिबर्टी पे ऊपर मतलब कंस्ट्रेंट लगाने के कारण आती है। ये मार्क्सिस्ट नहीं था, ये सोशलिस्ट नहीं था जो पूंजीवाद को इसको ऐसा मानता कि जड़ मानता था। ये सोशलिस्ट का काम है ये, ठीक है। जेएस मिल की अध्ययन पद्धतियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मिल ने अपनी रचनाओं में रासायनिक और ऐतिहासिक पद्धति का मिश्रित प्रयोग किया। इन दोनों के समन्वय को समाजशास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है, जिनमें आगमनात्मक और निग्नात्मक पद्धतियों का सम्मिश्रण और मनोविज्ञान का प्रयोग है। In his work, Mill used a combination of the chemical and historical methods. नहीं, this coordination of the two is also called the sociological method, which involves a synthesis of inductive and deductive method along with the use of psychology. आते हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर। मिल अपने ग्रंथ in his work system of logic, Mill explained the scientific method of the social science, and according to the Mill, the explanation of the political phenomena is predominantly inductive. नहीं, मिल अपने ग्रंथ में सामाजिक शास्त्रों की वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताता है और मिल के अनुसार राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या अधिकतम आगनात्मक होती है। नहीं, आगनात्मक नहीं होती, इसका डिडक्टिव होता है। अब पहले स्टेटमेंट पे आओ। मिल अपनी रचनाओं में रासायनिक और ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है। रासायनिक पद्धति का प्रयोग नहीं करता। मिल बोलता है कि रासायनिक पद्धति में बेसिकली अपने क्या होता है, रासायनिक पद्धति में हो गया कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके आपके वाटर बना देंगे, एक अलग कंपाउंड बन गया, एक अलग सब्सटेंस बन गया। लेकिन मिल ऐसा नहीं मानता। मिल बोलता है कि जब इंडिविजुअल्स होते हैं वो साथ मिलके आते हैं तो कोई अलग सब्सटेंस नहीं बनता उनसे, ठीक है। तो वो केमिकल मेथड का प्रयोग कभी भी नहीं करता था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। और दूसरी स्टेटमेंट में मिल ना इंडक्टिव मेथड का प्रयोग नहीं करता था, मिल करता था डिडक्टिव मेथड का प्रयोग। मिल भाई साहब करते थे डिडक्टिव मेथड। अगली स्टेटमेंट, मिल भाई साहब करते थे डिडक्टिव मेथड का प्रयोग, ठीक है। जिसको आपने हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करता। डिडक्टिव मेथड भी प्रिसाइजली ऐसे वो मिल बोलता था कि किसी अगर अपने मेथड को देखना है कि वो मतलब किसी अपने स्टेटमेंट को चेक करना है कि वो सही है कि गलत, आप कैसे चेक करोगे, तो वो बोलता है कि दो मेथड यूज करो, आप हिस्ट्री यूज करो, ठीक है, उसको क्रॉस वेरीफाई करो आप साइकोलॉजी से। अब जैसे मान लो आपने हिस्ट्री से कोई एक स्टेटमेंट उठाया कि जब सैलरीज कम होती हैं आपकी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज कम होती है तो वो करप्ट होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको चेक कैसे करोगे? अब आप इसको चेक करोगे अपने ले जाके ह्यूमन साइकोलॉजी पे अप्लाई करो। क्या सच में ऐसा होता है कि जब सैलरीज कम होती है तो क्या होती है? सैलरीज कम होती हैं तो लोग अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, और लोगों में कंपटीशन तो होता ही है, एक दूसरे को देख लोग जलन तो होती है, तो जलन होती है तो लोग उसको फिलफिल कैसे करेंगे? करप्शन करके, ठीक है। तो मिल ये इंडक्टिव मेथड यूज नहीं करता था। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं आपके। इसका आंसर होगा आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। मिल के अनुसार जिस प्रकार असर्शन है, मिल के अनुसार जिस प्रकार विज्ञान की प्रगति का आधार नवीन आविष्कार है, उसी प्रकार समाज में भी जीवन और गति का आधार नवीनता में निहित है। अतः नवीनता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत कार्यों के व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। अकॉर्डिंग टू द मिल, जस्ट एज द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस इज बेस्ड ऑन द न्यू डिस्कवरीज, सिमिलरली इन द सोसाइटी लाइफ एंड डायनामिज्म आर रूटेड इन द नोवेलिटी। Therefore, to protect novelty, it is necessary that individuals enjoy the complete freedom in their personal actions. बिल्कुल मानता है मिल मानता है कि हर एक इंडिविजुअल में कुछ नया करने की क्षमता है, लेकिन नया कब कर पाएगा वो? जब उसको आप उसकी लिबर्टी दो,
जब आप उसको अपॉर्चुनिटी दो अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो आपकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है इसका। अब आप रीजन देखो, मिल स्वतंत्रता को उच्चतर व विकसित सभ्यताओं की चीज समझते थे। उनकी नज़र में उदार राज्य व उदार सरकार के उदार समाज आवश्यक है और स्वतंत्रता का उपयोग सिर्फ अल्पमत ही कर सकता है। मिल regarded liberty as a feature of higher and more developed civilization. In his views, a liberal society requires a liberal state and a liberal government, and the use of liberty is possible only by a minority. ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मिल मानता है कि लिबर्टी एक ऐसा फीचर है जो मतलब हायर सिविलाइजेशन है ना, वो वहीं पॉसिबल है, जहाँ लिबर्टी की वैल्यू होगा, लिबर्टी वहीं पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, लिबरल स्टेट एंड द लिबरल गवर्नमेंट एंड द यूज ऑफ लिबर्टी इज पॉसिबल बाय ओनली बाय ए माइनॉरिटी, बिल्कुल सही है। तो आपके कथन एक और ये आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका आंसर होगा कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता। जेएस मिल के शासन संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। मिल अच्छे शासन के लिए दो मापदंड मानता है, जिसमें सरकार द्वारा सामान्य हित को बढ़ावा देना और सरकार द्वारा लोगों के सामर्थ्य का उपयोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए करना। नहीं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं करता। अपने कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों का सही उत्तर फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, मिल लोकतंत्र में बहुसंख्यक अत्याचार को रोकने के लिए तथा अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करता है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल करता है ये। मिल ने लिंग के आधार पर मताधिकारों में भेदभाव का समर्थन किया, ये तो बिल्कुल अगेंस्ट था, मतलब उसमें भेदभाव के। तो इसलिए फेमसली अपने बोलते भी हैं कि प्लेटो के बाद में सिर्फ मिल ही ऐसा थिंकर आया था जिसने महिलाओं के लिए खुल के बात की थी। ठीक है, तो आपकी तीसरी गलत है, आपकी पहली स्टेटमेंट गलत होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, केवल 2, 72 का केवल 2। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। वेपर द्वारा मिल को अनिच्छुक विरक्त प्रजातांत्रिक कहने के कारण है। द रीजन वाई वेपर डिस्क्राइब मिल एज अ रिलेक्टेंट लिबरल डेमोक्रेट। पहला, मिल द्वारा सभी समाजों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को उपयुक्त न माना, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही। मिल द्वारा बेंथम के विपरीत खुले मतदान का समर्थन करना। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध। ठीक है, संगठित तथा मजबूत विरोध दल का समर्थन, ये इसमें इसके क्रिटिसिज्म में नहीं आता, फोर्थ स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट सही है, तो आपके इसका आंसर होगा 1, 2, 3। ठीक है, नॉर्मल सा है ये, तो कोई इशू नहीं है। बेंथम और मिल के तुलनात्मक अध्ययन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असंगत कथन का चयन कीजिए। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद करता है, लेकिन मिल मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद भी करता है। मिल मात्रात्मक करता है क्या? मिल क्वांटिटेटिव डिस्टिंक्शन नहीं करता, क्वालिटेटिव करता है। जो आपने मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव डिफरेंस था ना, वो काम था बेंथम का, जिसको फेलिसिफिक कैलकुलस भी बनाया था उसने। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी आपकी। बेंथम और मिल दोनों ने ही उपयोगितावाद का आधार भौतिक सुख को माना। ठीक है, उसके बाद में अपने को इसमें फाइंड आउट करने हैं असंगत कथन। तो पहला हो गया अपना, बेंथम विकासात्मक लोकतंत्र और मिल संरचनात्मक लोकतंत्र का समर्थक था। ठीक है, उसके बाद में आ गया आपके, बेंथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध करता है, लेकिन मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थक है। बेंथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध करता है, लेकिन मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन करता है। अब ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को, हर एक स्टेटमेंट में आपसे गलती करवाया गया। अच्छा, मात्रात्मक के साथ असंगत फाइंड आउट करने अपने के साथ। ठीक है, लेकिन मिल सार्वभौमिक वयस्क नहीं करता, मिल बिल्कुल भी नहीं करता। मिल तो बोलता है ना कि तभी तो वो मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह वो लेके आता है। तो अपना चौथा गलत है, चौथा इसमें है या इसमें है। अब आपने को तीसरा स्टेटमेंट, बेंथम विकासात्मक, बेंथम सपोर्टेड डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी वाइल मिल सपोर्टेड प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। नहीं, ये दोनों उल्टा है भाई साहब। बेंथम है वो अपने करता है इसको संरचनात्मक डेमोक्रेसी को सपोर्ट, और जो मिल है अपना वो करता है विकासात्मक डेमोक्रेसी का सपोर्ट। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। बेंथम और मिल दोनों ने ही उपयोगितावाद का आधार भौतिक सुख को माना। ये ना सिर्फ जो बेंथम है ना वो भौतिक सुख को मानता है, जो बेंथम है वो सिर्फ अपने बेसिस इसको मटेरियल प्लेजर को मानता है। ये तो इंटेलेक्चुअल प्लेजर की भी बात करता है,
जो अपना मिल है, बेंथम सिर्फ उसको भौतिक सुख की बात करता है, लेकिन मिल बोलता है कि आपको इंटेलेक्चुअल है उसकी यूटिलिटी भी देखनी चाहिए, आपको उसके सेटिस्फेक्शन की यूटिलिटी भी देखनी चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है और पहला स्टेटमेंट आपका सही है। पहले मेरे पढ़ने में पहले मेरी गलती होगी कि बेंथम ने सुखों को केवल मात्रात्मक भेद करता है, लेकिन मिल मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद भी करता है। तो बिल्कुल सही है आपकी स्टेटमेंट। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डिस्टिंक्शन बेंथम करता है और जो मिल है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन भी करता है। तो बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा आपका 2, 3, 4। मिल द्वारा उपयोगितावाद में किए गए संशोधन में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उनके दार्शनिक प्रस्थान को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं? मिल ने तर्क दिया कि सुखों में गुणात्मक अंतर होता है। बिल्कुल होता है। एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मूर्ख से बेहतर और जैसा विचार प्रस्तुत किया है। ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल से बहुत ही फेमस है इसकी, आपने जगह जगह यूज भी करते हैं इसको। तो पहली स्टेटमेंट ये आपकी सही है। और अपने को बताना भी क्या है इसमें, संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से दार्शनिक प्रस्थान को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो पहली स्टेटमेंट ही सही है। अब आपको पहली सही मिल गई, आप बिल्कुल श्योर हो तो नीचे मतलब अगर एग्जाम में तो मत पढ़ना, यहाँ पे तो पढ़ना तो पढ़ लो। मिल का मानना था कि राज्य को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान करना चाहिए। बिल्कुल ही गलत है। लिबर्टी में ये बिल्कुल भी नहीं मानते, इसको तो क्रिटिसाइज करता है ये। मिल ने बेंथम के सुख के मात्रात्मक मापन को स्वीकार किया नहीं किया, इसका क्रिटिसाइज किया उसने। मिल ने उपयोगितावाद की पूरी तरह त्याग कर केवल प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को अपनाया नहीं, उसने उसको उपयोगितावाद में चेंजेस किए थे, ना कि उसको पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया था, बदला था। निम्नांकित में किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिल ने स्त्रियों के लिए समानता का समर्थन किया? मताधिकार में किया, बिल्कुल किया। उसके प्रॉपर्टी में किया, शिक्षा में किया, नौकरी के समान अवसर के दिए, बिल्कुल दिए। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। इसमें ये एक पॉजिटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट है कि मतलब जब वो एक में कर रहा है तो दूसरे में ना करने का उसके पास कोई रीजन नहीं होता। जेएस मिल स्वतंत्रता को पूर्ण सत्यापित सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द जेएस मिल प्रिजम्पशन ऑफ लिबर्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिल ने के स्वतंत्रता संबंधी विचार पद्धति के स्वतंत्रता का पूर्व सत्यापित सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य स्वतंत्रता व्यक्ति के साथ घनिष्ठ और अनिश्चित संबंध है, इसका औचित्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही है। ये बहुत फेमस है मिल का प्रिजम्पशन ऑफ लिबर्टी। मिल बोलता है कि अगर आप स्टेट आपकी कोई लिबर्टी ले रहा है या कोई आदमी आपके लिबर्टी को एनक्रोचमेंट कर रहा है, उसको मतलब दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जस्टिफाई करने की जरूरत है कि भाई ये क्यों आपको दबाए, ना कि आपको। तो ये कंसेप्ट है प्रिजम्पशन ऑफ लिबर्टी। इस सिद्धांत को कई विचारक आधारभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत भी कहते हैं, जिनमें जॉन रोल्स, स्टैनले बैन, जोएल फिनबर्ग आदि शामिल है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही। आप वैसे भी देख लो, थ्योरी लिमिट इंक्लूडिंग द जॉन रोल्स हो गए, स्टैनली बैन हो गए, जोएल फिनबर्ग हो गए, सारे लिबरल ही हैं। किसी विचारक ने जेएस मिल के लेख रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के आध्यात्मिक लोकतंत्र की व्याख्या माना, लेकिन साथ ही उसने मिल को खोखली स्वतंत्रता, खोखली एम्प्टी लिबर्टी, होलो लिबर्टी, एम्प्टी लिबर्टी, ये सबसे फेमस स्टेटमेंट आपके बार्कर का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। ठीक है। मैकेवली की शासन कला, स्टेटक्राफ्ट और शेर और लोमड़ी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेंटोर चिरोन का रूपक यह सुझाव देता है कि एक शासक को केवल मनुष्य के कानूनों पर भरोसा करना चाहिए और बल तथा हिंसा की पार्श्विक वर्ती को दबा देना चाहिए। सुझाव देता है कि शासक को केवल मनुष्य के कानूनों पर भरोसा करना चाहिए, बल तथा हिंसा की पार्श्विक वर्ती को दबा देना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं कहता भाई, मतलब दबाने को नहीं कहता। वो तो बोलता है कि जहाँ पे पॉसिबल हो, जहाँ पे आपके इंटरेस्ट हार्म हो रहा हो, वहाँ पे आपको बीस्ट में बदल जाना चाहिए। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है भाई, पहली गलत। मैकेवली ने शासक को सलाह दी कि वह जाल और फंदों को पहचानने के लिए शेर की प्रकृति अपनाए और भेड़ियों से डराने के लिए लोमड़ी की। तो भेड़ियों को लोमड़ी डराएगा या शेर? यहाँ पे सिर्फ उसने इंटरचेंज किया। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत आपकी, क्योंकि जो जाल और फंदों से आपको लोमड़ी बचाती है, ना कि शेर। और भेड़ियों को डराने के लिए आपके पास होना चाहिए शेर। तो मतलब मिल बोलता है ना, आपके पास फॉक्स और जो लॉइन है दोनों की क्वालिटीज होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट में उन दोनों को बस उल्टा किया और कुछ नहीं किया। दूसरी स्टेटमेंट गई आपकी, दूसरी स्टेटमेंट भी गई है आपकी। तो आपको तीसरी चेक करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर 4 आ रहा है, फिर भी आप तीसरी देख लो। उन्होंने कंडोटियरी प्रणाली, उसने भाड़े की सैनिकों का
दृढ़ता से समर्थन किया, कभी नहीं किया, पहली गलत हो गई है आपकी। उसने तो इसको लिए मना किया था क्योंकि उनका मानना था कि उनका पेशेवर प्रशिक्षण और नागरिक की सेना की तुलना में अधिक अनुशासित और प्रभावी। तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, उसने बाड़ी की सेना का समर्थन नहीं किया था, इसका विरोध किया था। तो इसका आंसर आ गया 2, केवल 4। मार्क्स के अधिशेष्य मूल्य सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? मार्क्स का मानना था कि वस्तुओं का उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य समान होता है, लेकिन मूल्य में कीमत में अंतर होता है। मार्क्स बिलीव दैट द यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कमोडिटी आर सेम बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड द प्राइस। नहीं, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू तो बेसिक है उसका, यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू दोनों अलग अलग होते हैं। जो आपका उपयोग मूल्य है और जो विनिमय मूल्य है, मतलब उपयोग मूल्य वो होता है कि आप मान लो एक कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे आप मान लो ये रिमोट यूज़ कर रहे हो, तो इस रिमोट की आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ये तो आ गया उसका उपयोग मूल्य है। ठीक है, आपको क्या उसको यूटिलिटी मिले। और एक्सचेंज मूल्य है कि आपने कितने रुपए देके इस रिमोट को खरीदा है। तो वो दोनों सेम नहीं हो सकते, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन सेम कभी नहीं होगी। तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत है और अपने को बताना है सही विकल्प। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत, आपने को सही बताना है, तो पहली गलत है। पहली काटो काटो, और 2 3 4 2 4 2 और 4 से मतलब 2 और 4 सही है आपके। वस्तुओं के विनिमय मूल्य पर पूंजीपति द्वारा वस्तु के उत्पादन के लिए श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी के बीच का अंतर ही अधिशेष्य मूल्य है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सचेंज वैल्यू एंड द कमोडिटी एंड द वेजेस पेड बाय द कैपिटलिस्ट द वर्कर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। तो वही तो बोल रहे हैं ना कि मान लो एक मजदूर को तो दे रहे हो आप 30 रुपए, और सेम चीज़ ले जाके मार्केट में आप 100 रुपये में बेच रहे हो, तो जो 70 रुपये का आपके पास आया प्रॉफिट, वही सरप्लस वैल्यू है। यही इस पूरे कैपिटलिज्म को चला रहा है। जो आपकी कैपिटलिस्ट व्यवस्था उसको चलाने का मेन जो जिसके आधार पे बेस्ड है वो सारे सरप्लस वैल्यू ही तो है। अब तीसरी स्टेटमेंट आओ आप। There are 3 laws of surplus values which include the principle of capital accumulation, बिल्कुल सही, surplus value से capital accumulation होता है। Centralization of capital, बिल्कुल सही है, जो capital है उनके पास capital centralize होती जाएगी, जो बड़े उद्योगपति है उनके पास और आती जाएगी और आती जाएगी और आती जाएगी capital। And the increase in the misery, मतलब जो surplus value है आपके इनसे जो सरप्लस वैल्यू से 3 सिद्धांत कैसे निकलते हैं, मान लो आपको पता भी नहीं हो तो, लेकिन तीनों के तीनों इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एक मन देखो, पूंजी का संचय, जिनके पास पहले से पूंजी थी वो सरप्लस वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और उनके पास और बढ़ती जाएगी, तो पहला बिल्कुल सही है। पूंजी के केंद्रीकरण के पास केंद्रीकरण, जिनके पास ऑलरेडी है उनके पास और आती जाएगी तो केंद्रीकरण होता जाएगा। और इन सब में सबसे ज्यादा मतलब दुर्दशा किसकी हो रही है, मजदूर की हो रही है। ठीक है, कष्टों की वृद्धि किसकी हो रही है, मजदूरों की हो रही है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। चौथी स्टेटमेंट देखो, किसी वस्तु के विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू तब होता है जब उसके मानव श्रम की कुछ मात्रा लगाई जाती है, बिल्कुल सही है। उसकी मानव श्रम की मात्रा लगाने के बाद ही तो इसकी एक्सचेंज वैल्यू बनती है। तो चौथी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 3 4। राज्य और, अच्छा ये सुमेलित करने वाला है, राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण किया और राजनीतिक मुक्ति के सिद्धांत पर चर्चा की। मार्क्स व एंजल्स ने इतिहास के विकास विश्लेषण का विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की, जिसे छद्म चेतना कहा। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके होने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ जंजीरें हैं, जबकि पाने के लिए पूरा संसार। प्रत्येक को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी आवश्यकता अनुसार वितरण का सिद्धांत प्रस्तुत करें। अगर मान लो आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो मतलब मान लो आपके चारों के चारों स्टेटमेंट नहीं बताओ, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि आपको मान लो एक या आधी तो पता होगी ना, सबसे पहले आप उसको करो। तो उसके सभी को ये जरूर पता होता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये वाली इसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कही थी। तो आपके आ गया सी का 4, सी का 4 होते ही आपके पास बचा ये। ठीक है, 2 और 3। अब आ जाओ आप पहली स्टेटमेंट पे, राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण किया और राजनीतिक मुक्ति के सिद्धांत पर चर्चा की। ये नहीं पता मान लो। बी में आ जाओ आप, मार्क्स व एंजल्स के इतिहास के विकास विश्लेषण विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की, जिसे छद्म चेतना कहते हैं। ये उसने की आपकी द जर्मन आइडियोलॉजी में। इतिहास के विकास विश्लेषण के विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की, आइडियोलॉजी को जर्मन आइडियोलॉजी में। तो आपका बी का हो गया 3, बी का 3 होते ही आपका आंसर आ रहा है, ये लो। चौथा, प्रत्येक को उसकी क्षमता के और उसकी आवश्यकता अनुसार वितरण का सिद्धांत, ये तो है ही वो उसमें क्रिटिक ऑफ बोथा प्रोग्राम में। सी और डी है ना, ये सबको पता होता है। ठीक है,
और इन दोनों में कोई सा भी आप फाइंड आउट कर लोगे तो आप इन दो ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा भी मतलब आप एग्जाम में थोड़ा सा निकल, यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है, ठीक है, तो विचारधारा की बात उसने किस में की थी, उसने की थी जर्मन आइडियोलॉजी में, ठीक है, तो जर्मन विचारधारा, तो इसमें विचारधारा की बात, इसमें तो थोड़े बहुत लॉजिक से भी क्वेश्चन सही हो सकता था। निम्नलिखित में किन विषयों पर मार्क्स व हेगल के विचारों में साम्यता होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे इसको साम्यता कर लेना भाई। साम्यता नजर आती है, दार्शनिक आधार, विकास का कारण, प्रगति का माध्यम, चरम परिणति जहां वाद संवाद रुक जाता है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन तो बिल्कुल ही नहीं होती। क्यों? ये दार्शनिक आधार क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपका हीगल था वो आइडियलिस्ट था, और जो आपका मार्क्स था वो भौतिकतावादी था, मतलब मेटेरियलिस्टिक था। ठीक है, तो इन दोनों पहला तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपको बताना भी इनमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अ सिमिलैरिटी विजिबल बिटवीन द, सिमिलरिटी बतानी है आपको, तो पहला कटा आपका, तीसरा कटा आपके लिए 2 और 3, 2 3 4, आपका दूसरा सही है। कोज ऑफ डेवलपमेंट, कोज ऑफ डेवलपमेंट में दोनों सेम बोलते हैं कि जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो ही इसका ड्राइविंग फोर्स है। तो विकास के कारण का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि दो चीज़ों में, उन्हीं की वजह से किसी चीज़ के अंदर विकास होता है। दूसरा आपका सही है। प्रगति का माध्यम, अब प्रगति का माध्यम हो जाए तो दोनों, चाहे मार्क्स हो चाहे हीगल हो, वो दोनों सेम बोलते हैं कि वाद विवाद और संवाद, वाद विवाद संवाद, ठीक है, ये तो भी, ये भी इन तीनों का, दोनों का सेम है। चरम परिणति जहां वाद संवाद रुक जाता है, द अल्टीमेट कल्मिनेशन वेयर द डायलॉग कम्स टू एंड, बिल्कुल ही सही मानते हैं कि जहां पे एंड ऑफ हिस्ट्री होता है, कि वहां एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके हिस्ट्री रुक जाएगी। तो जो हीगल था, हीगल के लिए तो ये स्टेट था, ठीक है, और जो आपका मार्क्स था उसके लिए ये था कम्युनिज्म, साम्यवाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला कटा पहला कटा पहला कटा पहला कटा 2 3 4, इसका आंसर डी है, 2 3 4। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकतावाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंध मिलकर समाज का आर्थिक आधार बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपके जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, यही दोनों मिलके आपके इकोनॉमिक बेस का आधार बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों, ये दोनों चीज़ें ही, इसका बेस ही बाकी सभी चीज़ों को डिटरमाइन करेगा। इन दोनों में चेंज होते ही पूरी संरचना में चेंज हो जाएगा। कानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचनाएं समाज की अधिसंरचना है जो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं, स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, किस पे डिपेंडेंट होती है। समाज के आर्थिक आधार में परिवर्तन ही अंततः अधिसंरचना में बदलाव का कारण बनता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जो आपके जो सुपर स्ट्रक्चर्स होती है ना, जो अधिसंरचना होती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है। मार्क्स का सबसे बड़ा तो बात यही है कि आप अगर इकोनॉमिक बेस को, जो आर्थिक आधार है, उसको चेंज कर दोगे तो पूरी ऊपर की ऊपर संरचना चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? शंकरी प्रसादवाद 1951, बेरुबारी यूनियनवाद 1960, गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973। इसका आंसर है बेरुवारीवाद। इस वाद में ये मतलब जो आपके सर्वोच्च न्यायालय थे उसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, तो इसका आंसर है बी, बेरुवारीवाद, इसमें कुछ नहीं था। बाद में इसी को चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में, आपके केशवानंद भारती केस में इसको ने संविधान को, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था कि जो आपका प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो भाई जो आपके अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो बेयर एक्ट्स हैं, वो मैं इनको थोड़ा सा हाई की कैटेगरी में कैटेगराइज करूँगा, थोड़े से टफ हैं। इतने टफ शायद हो सकता है उसके आपके जो रियल टाइम एग्जाम उसमें इतने टफ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो अभी इनमें आर्टिकल्स में चेंज करके, सब आर्टिकल्स में चेंज करके क्वेश्चंस बना रहा है। लेकिन एक पिछले जो एपी है और उससे जो स्कूल लेक्चर, उसमें एक ट्रेंड और फॉलो हो रहा है, ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में भी वो लॉजिक लगा रहा है।
तो अपने अभी जैसे अभी एक चल रहा है अपना टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो अभी इस हफ्ते तो टाइम नहीं होगा कि थोड़ी फैमिली इमरजेंसीज हैं, लेकिन अगले हफ्ते अपने एक नई चीज़ और स्टार्ट करेंगे कि अपने जो आपका अभी की जो अभी रिसेंट में एपी का एग्ज़ाम हुआ है वो, प्लस जो पिछला आपका जुलाई के अंदर आपका स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके जो पेपर था ना उसको अपने करेंगे डिकोड। डिकोड करने का क्या मतलब है? डिकोड करने का मतलब ये है कि उन क्वेश्चंस को अपने तोड़ेंगे। मतलब एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन आता है आपके, तो आप उसको कैसे कैसे कर पाते हैं कि भाई बेसिक नॉलेज से हो रहा था या लॉजिक लगाने से हो रहा था। अगर लॉजिक लगाने से हो रहा तो ये क्वेश्चन गलत हो रहा था, ये क्वेश्चन सही हो रहा था, कैसे हो रहा था, कि अगर लॉजिक लगाने से गलत हो रही तो कितने क्वेश्चन गलत हो रहे थे अपने। ये सब चीज़ जांचेंगे अपने कि भाई अपने एक एक क्वेश्चन को ना बिल्कुल तोड़ के रख देंगे। तोड़ना इन द सेंस कि एग्जामिनर ने किस पॉइंट पे जाके कहाँ पे गलती करवाई। इससे अपने को एग्जामिनर का जो माइंड सेट है ना, उसमें माइंड में घुसने का वो मिलेगा, अपने मौका मिलेगा। जब आप एग्जामिनर के दिमाग में घुस जाते हो ना, तो आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करने लग जाते हो। जब एक बार आपने इन क्वेश्चंस को ऐसे तोड़ लिया, मतलब एक एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जैसे अब ये पेपर बनाया है, ये मान लो हमने बनाया है, तो आप इसको मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घुसने लग गए। मुझे आप धीरे धीरे मेरे हमारे ट्रेंड देख लोगे कि हम कहाँ पे जाके गलती करवा रहे हैं आपसे। तो ये सेम चीज जब अपने उसका पीवाईक्यू के अंदर करेंगे, तब अपने को समझ आने लग जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ पे जाके किस पॉइंट पे जाके गलती करवाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपके 5 से 7 क्वेश्चन है ना, जिनको आप माने थे बिल्कुल अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, जो आपने बिल्कुल ही नहीं देखे, वो क्वेश्चन आपके सही होने लग जाएंगे। और जो 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, तो वो आपका गैप, वो मतलब उस गैप को फिल कर देंगे और आपको 40% के उस लाइन से पार करवा देंगे। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। और इसकी शुरुआत कब होगी? तो अभी तो इस हफ्ते तो कुछ फैमिली इमरजेंसी है, तो आने वाले अगले हफ्ते में, उससे अगले हफ्ते में हम इनको शुरुआत कर देंगे। ये अपनी ऐप के ऊपर होगी क्लासेस। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। जो भी अभी मतलब इस कोर्स में एनरोल्ड है उनको ये मिलेंगी। अपना इस कोर्स को चलाने का मेन ये है कि जो भी इसके लिए आपको रिक्वायर्ड हो, आपके पेपर को पास करवाने चाहिए, कोई भी चीज़ हो, वो हम सब करेंगे। ठीक है। तो ये आ जाओ आपका प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष शब्द के उद्देश्य को स्थापित हेतु संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मतलब आपके सेक्युलर वर्ड मेंशन्ड है प्रियम्बल, इसको स्थापित करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन इसको स्थापित करने के लिए कहाँ कहाँ पे ये मेंशन्ड है। आर्टिकल 25, 26, 29, 30 होता तो है, ठीक है, पर पूरे में नहीं होता, इसमें माइनॉरिटी वाला आ जाता है पीछे। 15, 16, 15, 15, 16, 25, 28, ये बिल्कुल सही है भाई। 15 और 16 में तो वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि रिलीजियस ग्राउंड पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, जो सेक्युलर का बेसिस है, सेक्युलरिज्म का बेसिस है अपने इसके पंथ निरपेक्षतावाद का। और 25 से 28 तो आपने उसकी धर्म जो राइट टू रिलीजन का देता ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये आपका 3। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। द प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं नहीं साहब, इसके लिए ना ये बोला जाता है प्रियम्बल के लिए कि ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, ये सिर्फ एज अ टॉर्च बियरर है। अगर आप कहीं किसी मान लो आपके पास ऐसा कोई केस आ गया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है हमें क्या करना है, इसको एज मतलब इसको एज अ गाइडिंग फोर्स ले सकते हैं ये, लेकिन इसको लागू नहीं कर सकते आप प्रस्तावना को। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, ये लिखा भी हुआ है बहुत जगह। पहला गलत, पहला गलत। तो आपके पास या तो केवल 4 सही होगा या आपका होगा केवल 2 सही। ठीक है, अब दूसरा पढ़ो आप। उद्देशिका में वर्णित है कि एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट वी हियरबाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, सबसे पहले उठते ये बात बोलते हैं, तो इसको तो देखो ही मत आप। मतलब पढ़ते सबसे पहले ये लाइन पढ़ते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अपने बचपन में जो अपनी जो एनसीईआरटीज होती थी, जो आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताबें होती थी, उनके पीछे या फ्रंट में अपना पूरा भारत का संविधान का प्रस्तावना दिया होता था। उसमें सबसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय गिव्स आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। अब चौथी और देख लो। बेरबुरी यूनियनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हिम्मत व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा 378 के तहत उद्देशिका में भी संशोधन किया। ये अब चौथी स्टेटमेंट देखो। अब पहले आप पिछले स्टेटमेंट पढ़ के आए हो कि ये इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे ये उसको उल्टा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखोगे ना, तो ये आपके सही होने लग जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, मतलब केवल 2 सही। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की शक्ति का अंतिम सोर्स है वो भारत के लोग हैं, और यह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है की स्थापना का संकल्प करता है। उद्देशिका प्रतिष्ठा और अवसर की समता के साथ
साथ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने पर बल देती है। और आपके उद्देशिका के अनुसार न्याय का क्रम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक है। तो आपने पहला पढ़ते, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट रिजोल्व्स टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक पीपल। बिल्कुल सही है साहब। पहली स्टेटमेंट में कहीं वो ना इसमें कुछ समझाने लायक है ना कुछ हो रहा है, ये एज इट इज अपने दी हुई है। उद्देशिका प्रतिष्ठा और अवसर की समता के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की अखंडता सुनिश्चित करने, बिल्कुल सही है। The preamble seeks to promote the fraternity by ensuring the dignity of the individual along with the equality of the status and opportunity and the unity and the integrity of the India nation। अब ये है ना, इन्होंने एपी के अंदर है ना इसके एज इट इज ऑर्डर पूछ लिया था। अब आप लोगों, कई लोगों का आपका मैसेज आया था कि बेर एक्ट के टाइम हमें नोट्स दे दो, तो हमने नोट्स, इसी नोट्स प्रिपेयर्ड है नो डाउट, लेकिन बात ये है ना कि अभी नोट्स दे दिए तो आप लोग उस बेर एक्ट को अच्छे से करोगे नहीं। अब आपके पास टाइम है, ठीक है, अब आपके पास एग्जाम के मतलब जो टेस्ट हो रहे हैं रोज का छोटा छोटा टारगेट बन रहा है, बहुत अच्छे से कर लीजिए उन आर्टिकल्स को, इन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मतलब अपने बेर एक्ट की लैंग्वेज है उसे थोड़ा सा अपने आप को फैमिलियर कर लो, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस निकालना आपको आसान हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। अब आप तीसरी स्टेटमेंट देखो, उद्देशिका के अनुसार न्याय का क्रम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक है, बिल्कुल नहीं है। द ऑर्डर ऑफ जस्टिस इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होता है। सोशल मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होता है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 1-2। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 11। चलो आपने एक बार थोड़ा सा, अगर आप जिन लोगों ने भी अभी तक मतलब जिन लोगों के ये सिटीजनशिप वाले नहीं याद हुए हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन में ना आप सब कुछ नहीं रट सकते। ह्यूमन के पास है ना, ह्यूमन माइंड है अपना, इसके पास चीज़ों को समझने की, उनको इंटरप्रिटेट करने की पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैक्ट्स को याद करने की इतनी पावर नहीं है। फैक्ट्स को याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने अपनी लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है जहाँ पे फैक्ट को अपने स्टोर कर सकते हैं, लेकिन समझ हमारे पास होती है। तो आप है ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को अगर मान लो, जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है इनको याद करने में, जो बार बार इनको नहीं पढ़ सकते, उन कोई ना कोई एक कहानी में पिरो लो इनको, कहानी में या अपनी समझ के हिसाब से, जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे पिरो लो। जैसे मैंने कल आपको ये पहले मैंने आपको इलेक्शन कमीशन वाला बताया था, या जो अपने उसका टैक्स ट्रायंगल के बारे में बताया था, इस हिसाब से अपने आप में पिरो लो आप इनको। अब जैसे ये इनको आप ऐसे पिरो सकते हो ना कि जो आपका ये आपकी सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आप ये बस ये याद रखो कि सिटीजनशिप के आर्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। मान लो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। 5 में क्या है? डोमिसाइल, कौन यहाँ पे रहता है उसके बारे में, डोमिसाइल। ठीक है, तो ऐसे मानो कि ये आपके आर्टिकल स्टार्टिंग में आप यहाँ पे डोमिसाइल कर रहे हो। फिर आर्टिकल 6 के अंदर क्या आएगा? आर्टिकल जब आप देश आज़ाद हुआ तो अब जब यहाँ पे लोग रहे थे, जो पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने आपको देखा, प्रगति करते हुए देखा। जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं ना, उनका वर्णन कहाँ पे? आर्टिकल 6 में। ये मेहमान थे जो अपने घर आए। ठीक है, अब 7 में आ जाओ। आर्टिकल 7 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जब कुछ मेहमान आए तो अपने भी इंडिया के कुछ लोग थे ना जो पाकिस्तान गए हुए थे, अपनी प्रगति हो रही है, जो पाकिस्तान वाले आ गए तो इंडिया वाले तो वापस आएंगे। तो यहाँ पे वो लोग हैं जो इंडिया से पाकिस्तान गए हुए थे लेकिन वापस आए। इंडियंस, दोज हु रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, अब इंडिया में आगे सब कुछ अपना अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ से कुछ लोग बाहर भी जाएंगे ना काम करने के लिए, तो वो आगे 8 में आपके एनआरआईज। ठीक है, अब इन एनआरआईज हैं यहाँ पे, उन्होंने वहां पे काम किया, कुछ समय बाद ये वहां पे सेटल हो जाएंगे। इनमें से आधे लोग जो वहां पे सेटल हो जाएंगे, उनको वहां यहाँ पे जो इंडिया में सिटीजनशिप है वो छोड़नी पड़ेगी। नो ड्यूल सिटीजनशिप, दो सिटीजनशिप नहीं रख सकते आप।
ठीक है, आपने सब कुछ 10 में से 10/10 आपने काम किया, मतलब आपके 10 में से 10 स्कोर आ रहा है, बढ़िया आपका काम चल रहा है, मतलब आपने एज ए सिटीजन होने के नाते आपने सभी अपना अपना फुलफिल कर रहे हो, तो आपकी सिटीजनशिप बरकरार रहेगी। तो इसमें जो सिटीजनशिप को बरकरार रखने वाले कानून है वो हैं। और जो 11 है, 11 के अंदर मोटा भाई आ जाते हैं। अपने को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है इसको रेगुलेट करने की, सिटीजनशिप को, एक्ट को, मतलब एक्ट के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके पावर किसके पास, आर्टिकल 11 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो एक छोटा सा मतलब इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो इसका आंसर था कहाँ पे गया। अब देखो, भारतीय रहने वाले उद्भव के व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता का अधिकार भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत है। द पीपल आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप given to the present the persons of the Indian origin residing outside India, आर्टिकल 8। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 4 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने को बताना क्या है। नागरिकता प्रदान किया जा संबंधित होने के कारण किन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाए। इसमें से अपने को सही बताना होगा, करेक्ट क्या है भाई। पहला, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 में वंश परंपरा द्वारा नागरिकता समाप्त करने का उल्लेखन किया गया है। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, वही सेम कल वाली अपनी बात कि 1955 है, क्या है, 5 है कि 4 है, क्या है, यहाँ पे 4 है ना कि 5, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। 15 अगस्त 1947 को या उसके बाद भारत में राज्य क्षेत्र से के बाहर हुआ है। वंश परंपरा के आधार पर भारत नागरिकता का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता का नागरिक हो। ये 15 अगस्त नहीं था, ये जिस दिन अपने का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उस दिन का था ये, 26 जनवरी 1950 का। तो ये भी गलत है आपके। अर्जित भूभाग के विलय द्वारा नागरिकता के तहत नागरिकता के तहत कोई भी भूभाग भारत में शामिल किया जाता था, उस राष्ट्रपति घोषणा द्वारा स्पष्ट करेगा कि उस भूभाग से संबंधित होने के कारण किन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाए। राष्ट्रपति नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है आपके। अब ये क्वेश्चन बाई कॉन्स्टिट्यूशन वाले तो आपको थोड़े से देखने ही पड़ेंगे, इनमें मतलब छोटे मिस्टेक्स करवाई हुई है आपकी, तो इसका आंसर कोई भी, ये बहुत मुश्किल है एग्जाम लाइक कंडीशन में इनको पकड़ना। ये दो ऊपर वाली है ना आप, ये फिर भी पकड़ लेंगे क्योंकि इनमें पता है कि अपने दिख रहे हैं कि यहाँ पे तारीख है, तो कुछ ना कुछ तो पंगा करवाया होगा उसने। लेकिन ये नीचे वाला है ना, इन्हीं पे ध्यान देना है। अगर है ना उसने जो अभी रिसेंट में ट्रेंड पकड़ा है ना, वो ये पकड़ा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह, यहाँ पे केंद्र सरकार की जगह राष्ट्रपति कर दिया, यहाँ पे कुछ लोकसभा का कर देगा, कुछ कर देगा, तो ये चीजें है ना यहाँ पे ये पकड़ता है। तो यहाँ पे अपने आप को है ना, जैसे मान लो इसमें तो ये थोड़ा सा टफ था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब अपने को PYQ करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे ना अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन करके भी आप क्वेश्चन सही कर पाते। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन तो अच्छा कर ही लीजिए आप। आपकी 3C पार लगाएंगे, आपको 3C है ना इस पेपर के अंदर, आपको 3C वो पार लगाएंगे। 3C आपका करंट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कंसेप्ट्स, ये 3C है जो आपको इस पेपर के अंदर आपकी सफलता दिलाएंगे। ठीक है, मूल अधिकार के संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के निम्न में से कौन कौन सी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत शामिल हैं। भारत की सरकार एवं भारत की संसद, भारत की प्रत्येक राज्य की सरकार एवं वहां का विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, चारों के चारों इस आर्टिकल 12 में शामिल है। इसमें वो कोई किंतु परंतु ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को छीनती या न्यून करती है जो उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह इस उपबंध का उल्लंघन करती है। गलत, ये 13(1) में नहीं, 13(2) के अंदर है ये सेम, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 13(2) में आपके। 13(1) के अंदर तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वाली है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी आपके लॉज हैं, ट्रीटीज हैं, जो आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब मेल नहीं खाते, वो वॉइड हो जाएंगे। ये बात आपके 13(1) में वो है, तो पहला गलत। अपने को पहचाने भी सही कथन है, पहला काटा, तो आपके 2 या 3, 2 ऑटोमेटिकली तीसरे पे आओ। 24वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा जोड़े गए। गलत, 24वां संविधान संशोधन 1972 में नहीं, 1971 में हुआ था आपका। ठीक है, तो आपका तीसरा भी गलत।
तीसरा गलत, दूसरा ये आपका आंसर। दूसरा देख लो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाले अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा शामिल है। अब आप लोग बोलोगे कि एक सब आर्टिकल्स को हम कैसे याद करें। पहली बात तो सब आर्टिकल्स पूछ रहा है। दूसरी बात ये, अब आपको बेर एक्ट देने का ये तो कारण था ना कि अभी आपके पास 5, 10, 15 जितने भी आर्टिकल्स आपको दिए जा रहे हैं, इनको तो आप अच्छे से याद कर सकते हो रोज, ठीक है। और उसके बाद में आगे बेर एक्ट के लिए क्या कर सकते हैं हम देखते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो गया 3, केवल 2 सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 की अनुच्छेद 29(a) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों में के किन्हीं वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की निवासित नहीं करेगा। दोनों ही गलत है भाई साहब इनमें। कथन न तो 1 सही है न 2 सही है। कारण इसका बताता हूं। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नहीं, सिर्फ नागरिक को होता है ये, कोई भी व्यक्ति नहीं होता, नागरिक होता है ये। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना, सिटीजन में और उसके आपके बाद में पीपल में पर्सन्स नहीं होता, यहाँ पे सिटीजन होता है। अब पर्सन के अंदर तो आपके फॉरेनर्स भी आ जाएंगे, तो ये फॉरेनर्स पे लागू नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखना। बट ये क्वेश्चन लगभग मेरे ख्याल से 80 to 90% लोगों का गलत हुआ होगा, और जिनका सही हुआ उनका बहुत अच्छा है। कारण इसका क्योंकि ये ना, जब अपना दिमाग ऐसा स्टेटमेंट आता है तो अपने भाग के इस पे जाते हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई है कि नहीं है, इनमें से कोई है कि नहीं है। लेकिन अपना इसने खेल यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब सेम ये स्टेटमेंट सबने काट दिया। अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 29(a) की, 29(1) में नहीं होता, ये 29(2) में है, ठीक है। तो ये तो सभी ने काट दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो माइनॉरिटी की, जिनकी मतलब 29(1) में क्या बात करता है, जिनकी स्क्रिप्ट है, जिनकी मतलब अलग स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये 29(1) में है। तो ये तो सभी ने काट दिया होगा, लेकिन इसमें फंसे होंगे सभी के सभी, या किसी ने कोई तुक्का मारा हो तो भले ही सही हो जाइए। अदरवाइज ये क्वेश्चन अच्छा था। भारत के संविधान में उपाधियों का अंत से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से ना उसके अधीन किसी रूप से में कोई उपलब्धि या भेंट राष्ट्रपति को सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। भारत को कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है साहब। ये आर्टिकल 18 की बात हो रही है यहाँ पे। अब तीनों की तीनों आपके पास बिल्कुल सही है, ना इसमें कोई गलती है ना कुछ हो रहा है, इसको रटने वाला काम है, तो इसमें कोई कुछ समझाने लग है नहीं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से मूल अधिकार है, उनमें संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्पसंख्यकों को केवल शैक्षणिक संस्थाओं को संचालन का अधिकार है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना में उनके संचालन का अधिकार है। 1 और 2 कभी साथ नहीं आ सकते। ये देखो आप, 1 और 2 कभी साथ नहीं आ सकते, तो 1 और 2 को तो काट दो आप, 1 और 2 को काट दो आप। अब आपके पास बचे 2 और 3, 2 और 3। भाई ये तो बोनस वाला पेपर है, मतलब दोनों इसके आंसर्स हैं, 2 और 3, 2 और 3। ये अच्छा, अब ये ना आपको ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसा आता है क्या? रियल लाइफ कंडीशंस में, रियल लाइफ एग्जाम में ये चीज़ होती है। कभी 3 या 4, 2 या 3, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से 2 स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे जो कभी आपके एक साथ नहीं आ सकते। अब देखो इसमें सिंपल है, ये तो बहुत इजी लेवल में आगे कॉन्ट्राडिक्शन आगे हम आपको सिखाएंगे पेपर के थ्रू ही कि कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होते हैं। अब देखो कि अल्पसंख्यकों को केवल शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन का अधिकार है, और यहाँ पे नीचे बोल देते अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का, यहाँ पे स्थापना कर दिया। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है आपके। तो ये स्ट्रक्चरिंग भी इस तरीके से है। अब इस टेस्ट सीरीज में ना मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस टेस्ट सीरीज का हमारा सिर्फ नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, आपको एक्चुअल में सिखाना है कि इनकी क्वेश्चंस की स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है। अब उन क्वेश्चंस को आपको कैसे सोचना है, आपको कैसे उनका एनालिसिस करना है, ये इसका मेन पर्पज है। तो उस स्ट्रक्चरिंग को तोड़ के देखिए क्वेश्चंस को दिमाग में। निम्न में से कौन से कारक है जिनके आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राज्य विधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा? धर्म, मूलवंश, जाति। इसका आंसर है ये, धर्म, मूलवंश और जाति। 3, ये 1 2 4 आंसर है बी। On which of the following grounds shall no citizens be denied admission into any educational institution maintained by the state on receiving the out of the state funds? 1 2 4 सही है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किस
से है लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा भारत के संविधान भाग के 3 अन्य प्रावधानों के प्रति लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य, राज्य की सुरक्षा के हित में समुचित प्रतिबंधों के प्रति लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य और संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के प्रति। अब देखो इसमें इसको उत्तर करने का तरीका, लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत नैतिकता तथा स्वास्थ्य और संविधान के भाग 3। इसका आंसर है डी, लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य और संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के प्रति। इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन द प्रोविजन। ये तो साहब आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें वो कोई नहीं है, ट्रिक लग जाए कुछ लग जाए। भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 खंड उपखंड सी में प्रत्येक नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है, जो किस व्यवस्था के अधीन है? भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, सदाचार, स्वास्थ्य, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था। भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता है, बिल्कुल है। आपकी मोरालिटी है, बिल्कुल है। स्वास्थ्य नहीं है, आपकी राज्य की सुरक्षा नहीं है। लोक व्यवस्था है, बिल्कुल है। 1, 2, 5। अनुच्छेद 22(6) के अनुसार 22(5) के तहत किसी पदाधिकारी के लिए तथ्य प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिसे प्रकट करना प्राधिकारी लोक व्यवस्था के विरुद्ध समझता हो। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22(6) अंडर 22(5) an authority is not required to disclose such facts which is considered against the public order. पब्लिक ऑर्डर नहीं होता, पब्लिक इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे आपके हिंदी में प्राधिकारी जिस प्रकट करना प्राधिकारी व्यवस्था के विरुद्ध समझाया जाए, ठीक है। तो आपके पास सेकंड 44वें का संविधान संशोधन 1995 के तहत निवारक विनिरोध की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई थी। आज तक लागू। 44 आपके 1976 में नहीं हुआ था, और ये 1978 में था, और ये 42 के अंदर था। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है आपकी। इन रिलेशन ऑफ आर्टिकल 1723 पार्लियामेंट में मेक लॉज अंडर द आर्टिकल 35 ऑफ द प्रोवाइडिंग फॉर द पनिशमेंट, बिल्कुल सही है। तो आपको बताना भी करेक्ट है। इसका ओनली 3 आंसर है आपका। ऐतिहासिक भौतिकतावाद के आधार पर अधिसंरचना के संबंध में विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर जो इंग्लिश वाला पोर्शन था, इंग्लिश वाला क्वेश्चन था, वो बिल्कुल सही था, और हिंदी वाले क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ी ये होगी कि ये नहीं यहाँ पे आना चाहिए था इस 4th स्टेटमेंट के अंदर। तो इसका आपको बोनस नंबर दे दिया गया सभी को, और इसका आंसर था 3, मतलब इंग्लिश वाले में 3। इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखना। द बेस इज कंस्टिट्यूटेड बाय द इकोनॉमिक, आर्थिक संबंध उत्पादन की शक्तियों में निहित होता नहीं। ये वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला जो अपने पहले देख के आए, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। अधिसंरचना में राज्य कानून और धर्म और विचारधारा शामिल होते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते, इन पर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत थी। आधार की निर्णायक तत्व है जो चेतना और सामाजिक संख्याओं के स्वरूप को निर्धारित नहीं करता। ये करता था यहाँ पे एक्चुअल में ये नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाती है आपकी, पर आपको इसके बोनस नंबर दे दिए गए हैं सभी को, डोंट वरी। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकतावाद के संबंध में दिए गए कथनों में असंगत कथन को पहचान कीजिए। असंगत नोट करेक्ट फाइंड आउट करने अपने को। ऐतिहासिक भौतिकतावाद का पहला गंभीर विश्लेषण मार्क्स ने अपनी कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया था। नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया था उसने, ठीक है। मार्क्स का भौतिकतावाद न सिर्फ पदार्थ से संबंधित है बल्कि आर्थिक व सामाजिक संबंध से है, बिल्कुल है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल से सेकंड काट दो आप। सेकंड यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, तो 3 और 3 केवल एक अपने ने गलत है ही। तो तीसरे स्टेटमेंट देख लो, मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकतावाद हेगल के दर्शन से अलग है, न कि फायरबैक की इससे भी अलग है। ये इसका जर्मन आइडियोलॉजी में दिया था शायद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, ठीक है। तो आगे 50 क्वेश्चंस का अपनी अगली वीडियो में करते हैं। ओके।